हेलो एवरीवन। टैक्सेशन लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था। आज हम लोग पार्ट सेकंड इसके बारे में पढ़ेंगे, जो फाइनल पार्ट है। इसके द्वारा आज हम इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो नाउ रेजिडेंट। हमने लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को ने वीडियो देखा हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक सेक्शन 6 की दो बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी। और जब उन दो बेसिक कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल कर दी जाती थी तो व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया कहलाता था। ठीक है, इंडिविजुअल की हम लोग चूँकि बात कर रहे थे, है ना। अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। मैंने आपको कैटेगराइज करवाया था फर्स्ट लेक्चर में। हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, हम HUF की बात करेंगे, हम अदर पर्सनस की बात करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करी थी, जिसको हम आज के इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो इंडिविजुअल की हम चूँकि बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 6 में दो बेसिक कंडीशन बता रखी है, और जिस बेसिक कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल कर दी जाती है, देन इंडिविजुअल विल बिकम रेजिडेंट। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, देन ही विल बिकम नॉन रेजिडेंट। क्लियर? ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो आइए हम इसी को आज आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे अगर रेजिडेंट की। भाई नॉन रेजिडेंट है तो वो तो हमने देख लिया, उसकी कैटेगरी ही अलग है बिल्कुल एकदम। अगर वो शर्तें फुलफिल नहीं करता तो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर जो रेजिडेंट है, उस रेजिडेंट को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट तो है आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगराइज करके दिखा रखा है ना आपको ऊपर, वैसे। और दूसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो इस तरह से लेकिन अब यहाँ बात करते हैं हम लोग जनरली समझने की दृष्टि से। तो देखिए, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट एक ही बात है, इसमें ज़्यादा उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर पिछला जो व्यक्ति जो बताई गई बेसिक कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है सेक्शन 6 वाली, तो वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। सिंपल सी बात है। हमें समझने की ज़रूरत है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, जिसके बारे में सेक्शन 6 सबसेक्शन 6A में एडिशनल कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, ये एडिशनल कंडीशंस में से अगर कोई एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो व्यक्ति रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर हो गई बात? एक बार वापस से देखो, मैं इसको यहाँ मैं आप लोग को समझा देती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे रेजिडेंट की। हमने वो व्यक्ति देखा था जो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग दो बेसिक कंडीशंस में से एक बेसिक कंडीशन को अगर फुलफिल कर देता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिडेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR जिसे कह लो। एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR। अगर कोई व्यक्ति इन दो में से एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है तो दैट मीन्स टू से कि वो ROR तो है ही है। सिंपल सी बात है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं RNOR की। आगे सेक्शन 6 में ही दो एडिशनल कंडीशंस आपको बता रखी है। अगर उन एडिशनल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फिर से फुलफिल कर दी जाती है तो वो व्यक्ति रेजिडेंट तो होगा, मगर कैसा रेजिडेंट होगा? बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आई? अब बात करते हैं हम उन दो एडिशनल कंडीशंस की जो RNOR होने के लिए फुलफिल होनी चाहिए, उनमें से एक कंडीशन। तो देखो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हो, पहली एडिशनल कंडीशन है कि नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर जो आपका प्रीवियस ईयर है, जो आप जिस प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको टैक्स लगाना है, उस प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से 9 टाइम्स मतलब 9 वर्ष तक तो वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है तब वो व्यक्ति कैसा हो? नॉन रेजिडेंट हो। एक तो या तो ये कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 years
प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के ठीक पहले के जो 7 साल है वो इंडिया में रुका हो, कितनी अवधि के लिए रुका हो, फॉर अ पीरियड और ऑफ पीरियड्स, है ना, और ऑफ पीरियड्स है ये, इसे सही कर लीजिएगा, अमाउंटिंग इन ऑल, किसी अवधि या अवधियों के लिए विच आर 729 डेज और लेस, जो 729 डेज या फिर इससे कम की हो, ठीक है, या इससे कम का स्टे उसने भारत में करा हो। तो ये दो आपकी एडिशनल कंडीशंस है। अगर वो दोनों में से एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो व्यक्ति क्या होगा, रेजिडेंट तो होगा, बट क्या कौन होगा, बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि RNOR की वो इसमें कैटेगरी में शामिल होगा। क्लियर। अब देखिए पिछला जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना जो लास्ट लेक्चर में, उसी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनरली, है ना, तो हम क्या देखते हैं कि मिस्टर एक्स का स्टेटस चेक करते हैं, जैसे हमने पिछले इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस वाले वीडियो में देखा था। तो वहाँ पर मिस्टर एक्स का जो स्टेटस था तो वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देखते हैं। अगर हम एडिशनल कंडीशन की एक ही बात करें तो वो पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि पहले ही वो बेसिक कंडीशन पूरी कर चुका है। समझ में आई बात, पहले ही वो बेसिक कंडीशन पूरी कर चुका है। इसलिए देखिए यहाँ हमने देखा ना ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो जब ये देखा कि नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, एक कंडीशन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार वापस देखो, मैं अलग इसको मार्का से करती हूँ आपको, 9 साल तक वो क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, लिखा है ना यहाँ पे। तो मिस्टर एक्स जो पिछले उदाहरण में था वो तो वैसे भी रेजिडेंट बन चुका था, हमने देखा था, तो वो नॉन रेजिडेंट तो हो ही नहीं सकता। फिर बात करते हैं हम कंडीशन बी की। तो वो व्यक्ति, अब वापस से देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है आप लोगों के लिए एक, देखिए इसको देखिए आप लोग इस एग्जाम्पल को, कि अगर ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2021, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड बी ऑप्शन के हिसाब से कि पिछले 7 सालों में वो यहाँ पर 729 या इससे कम डेज के लिए रहा हो। तो हम देखते हैं कि वो हर साल अगर 100 दिन रहता है तो कितने दिन हो गए, 100 डेज मान रहे हैं अभी हम, है ना, तो कितना हो गया, 700 दिन हो गए। कितने दिन रहा वो, 700 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर वो कितने दिन रहा, 700 दिन, या उससे तो कितना दिन रहना चाहिए, 729 या फिर उससे कम अवधि के लिए। तो ठीक है, वो बी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 700 तो कम ही है 729 से। तो इंडिया में उसका स्टे पिछले जो प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके जस्ट पहले के जो ये 7 साल है, इन 7 सालों में वो कितना रह रहा है, 729 डेज से लेस रह रहा है। कंडीशन भी तो हमें कह रही थी ना, देखिए वापस क्या कह रही थी, 729 days or less stay in India during 7 years preceding the previous year, 729 days or less, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, देन मिस्टर एक्स इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ मिस्टर एक्स का स्टेटस क्या हुआ इस एग्जाम्पल के हिसाब से, कि वो रेजिडेंट तो है मगर कैसा रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब मान लीजिए यही मिस्टर एक्स 100 दिन ना रहकर, जैसे मैं यहीं पर बता देती हूँ आप लोगों को, पहले हमने क्या एग्जाम्पल में लिया था कि वो 100 डेज रहता था हर साल भारत में। अब वो क्या कर रहा है, 150 डेज रह रहा है। ये मुझसे 180 जैसा बन गया। ये देखिए, अब मान लीजिए वो कितने दिन रह रहा है, 150 ऐसे करके हम देख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल में अगर हम 7 वर्षों में 150 रह रहा है, वो कब, 7 सालों तक, आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए 7 ईयर्स तक, तो कितना रहा, एक साल में 150, तो 7 साल में कितना रहा, ठीक है, 1050। तो ये 729 से कम तो नहीं हुआ, 720 कंडीशन क्या कह रही थी कि 729 से लेस होना चाहिए, जबकि यहाँ तो क्या हुआ, 1050 ज़्यादा हो गया 729 से। तो इसका मतलब वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। तो मिस्टर एक्स RNOR तो नहीं है, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। वो कौन है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों तरीके से एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया कि वो ROR कब होगा और RNOR कब होगा। तो अब हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है,
देखते हैं, कंक्लूजन हमारे पास निकल कर आया है पहला, इफ इंडिविजुअल सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन and does not satisfy any of the additional condition, then individual will be resident and ordinarily resident. यानी कि जब कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी ना सेक्शन 6 में, अगर उन बेसिक कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरी कर देता है लेकिन डजेंट सेटिस्फाई एनी ऑफ एडिशनल कंडीशन, अगर वो एडिशनल कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, एडिशनल अभी जो हमने आज के लेक्चर में पीछे देखी, तो वो व्यक्ति क्या होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। सेकंड हमें कह रहा है व्हेन इंडिविजुअल डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन इट बिकम्स नॉन रेजिडेंट, अगर वो बेसिक कंडीशंस में से एक भी फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन ए और बी टॉपिक मैंने आपको दिखाया था, उस दिन भी हमने देखा था कि कम से कम भारत में 182 दिन तो वो रहे ही रहे। इसके अलावा और दूसरी कंडीशन थी आपकी 60 दिन वाली, किस है ना, और उसके बी वाली कंडीशन के साथ में भी दो कंडीशन थी, तो 60 डेज़ वाली और प्लस में 365 डेज़ वाली कम से कम। तो वो आप पिछले लेक्चर में जाकर अपना मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बेसिक कंडीशन वाला टॉपिक मिल जाएगा इजीली। ठीक है, फिर तीसरा कंक्लूजन हमने क्या निकाला, इफ़ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज वन बेसिक कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल एक बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर देता है एंड वन एडिशनल कंडीशन, और एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स की। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर 2020 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। अब नॉट ऑर्डिनल रेजिडेंट में गवर्नमेंट ने 2 कंडीशंस और ऐड कर दी है। अभी जब हम एडिशनल कंडीशंस की बात करके आ रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड में जो हमने एडिशनल कंडीशंस देखी A और B RNOR के लिए, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनल रेजिडेंट के लिए, अब सरकार ने उसमें 2 शर्तें और लगा दी, यानी कि 2 ऑप्शन और दे दिए हैं कि अगर आप A, B, C या D इन चारों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हो। तो अब हमें C और D और पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट अब C की बात करते हैं हम लोग, जो 2020 में इसमें ऐड हुई है, वो है कि अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर भारत का नागरिक या फिर PIO है जिसकी टोटल इनकम है ना, जिसकी की कुल आय अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी कि विदेशी स्रोतों को छोड़कर जिसकी भारतीय आय, हम क्या समझ रहे हैं, जिसकी इंडियन इनकम, देखिए मैंने लिख भी दिया है, जिसकी इंडियन इनकम, किसकी, या तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, या तो वो भारत का नागरिक हो, या तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। इन दोनों में से ऐसा व्यक्ति जिसकी की इंडियन इनकम एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसकी की इंडियन इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, एंड ही कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वो पिछले प्रीवियस ईयर भारत में विजिट करने के लिए आया हो, and he has been in India for a period or periods amounting in all to 120 days or more but less than 182 days, यानी कि वह जो है भारत में आया हो पिछले प्रीवियस ईयर में और भारत में वो 120 दिन रुका हो, 120 दिन या उससे ज़्यादा रुका हो, लेकिन 182 से कम, यानी कि 120 डेज से ज़्यादा रुका हो, और लेस देन 182 डेज, लेकिन 182 दिन से कम रुका हो। तो यदि यह उपरोक्त शर्त पूरी वह कर देता है तो वह व्यक्ति RNOR कहलाएगा, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। क्लियर हो गई बात। ये हुआ C पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी कहा बात है, जैसे अभी हमने 2 एडिशनल कंडीशंस पहले पढ़ी थी, वैसे ही एक कंडीशन और जोड़ दी गई जो किसके लिए है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। ठीक है, और उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख या उससे ज़्यादा पिछले प्रीवियस ईयर में।
और इनकम कौन सी होगी, जो इंडियन इनकम होगी, फॉरेन इनकम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, जो इंडिया में होगी, इंडिया के किसी स्रोत से होगी, तो इंडियन इनकम होगी उनकी, और वो कितनी हो, 15 लाख से ज़्यादा हो प्रीवियस ईयर की इनकम, और वो पिछले प्रीवियस ईयर में भारत आए हो उसी प्रीवियस ईयर में, और कब कितने दिन वो यहाँ रहे हो, 120 दिन से ज़्यादा लेकिन 182 दिन से कम। अगर ये शर्त पूरी होती है, दैट मीन्स टू से वो पर्सन कैसा है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर। डी पॉइंट, एक एक्स्ट्रा और शर्त दे रखी है, कंडीशन जोड़ दी इसमें आपको, ये कह रही है अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 61A। ये नया सेक्शन आपका इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद में, सेक्शन 61A इस तरह से, ठीक है, ये ए है, इसको मैं सही कर देती हूँ अभी, ए, ओके, सेक्शन 61A। तो अगर वो व्यक्ति जो सेक्शन 61A के तहत इंडिया का रेजिडेंट मान लिया गया है, एक ऐसा भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको कि भारत का रेजिडेंट मान लिया गया है सेक्शन 61A के अंतर्गत, तो वो व्यक्ति भी RNOR कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है, मतलब सेक्शन 61A हमें यहाँ पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 61A क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 61A, जो अगली स्लाइड में है मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद में हम यहाँ लिखे टॉपिक को समझेंगे। सेक्शन 61A कहता है डीम्ड रेजिडेंट के बारे में, कि किन लोगों को डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। देखिए भारत में पहली चीज़, अगर वह व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, यानी कि विदेशी इनकम को छोड़कर, मतलब उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, और साथ ही वो किसी भी ऐसी कंट्री में जो जहाँ टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, जैसे किसी ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ टैक्स पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं होती, या फिर उस के ऊपर कोई टैक्स बकाया नहीं है, ये तीनों ही कंडीशंस पूरी हो जाती है, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 61A के अंतर्गत, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, सेक्शन 61A के अंतर्गत जिन लोगों को डीम्ड रेजिडेंट माना जाता है भारत में, वो है पहला, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इसके साथ ही उसकी टोटल इनकम, इंडियन इनकम की बात कर रहे हैं हम यहाँ, केवल फॉरेन इनकम की नहीं कर रहे हैं, लिख दिया मैंने इसमें क्लियर, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, ओके, तो उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो, प्लस एक और कंडीशन दिख रही है आपको यहाँ 3rd नंबर की, वो कह रही है कि साथ ही वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो, ठीक है ना, नॉट लायबल टू पे द टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रेजिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ आध कंट्रीज है जैसे वहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, या फिर टैक्स है तो भी उस व्यक्ति के ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 61A जोड़ा गया। अब ये तो हुई, देखिए हमने 61A, एक छोटा सा और चेंज हुआ है, देखिए इसमें जो हमने बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी स्टार्टिंग में, बेसिक कंडीशन जब हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उस बेसिक कंडीशन में भी एक छोटा सा चेंज है। वो क्या है कि अगर इंडियन सिटीज़न की आय, देखिए मैं यहाँ इसको करके दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। सी और डी हमने देखा जो फाइनेंस एक्ट 2020 से आए हैं, उसके बाद एक छोटी सी कंडीशन भी यहाँ पर और डाल दी गई है। ये कहा गया है कि अगर इंडियन सिटीज़न की आय 15 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो बेसिक कंडीशन का जो बी पॉइंट है, बी में आपको ध्यान है तो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, 60 दिन या उससे ज़्यादा और 365 दिन या उससे ज़्यादा, ये पढ़ा था हमने। तो बी पॉइंट में जहाँ पर इंडियन सिटीज़न की आय प्रीवियस ईयर की आय 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, वहाँ पर बी कंडीशन में 60 दिन की जगह 120 दिन माना जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। लेकिन अगर 15 लाख से कम है तो सिंपल सी बात है, 60 दिन के 60 दिन ही रहेंगे। क्लियर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्ट में, वो मैं पढ़ देती हूँ आपको। द पीरियड ऑफ 60 डेज इज सब्सटीट्यूटेड बाय 120 डेज। 60 डेज को क्या माना जाएगा, प्रतिस्थापित क्या माना जाएगा, 120 दिन माना जाएगा इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन,
और ए PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जहाँ पर कि कोई इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, जो भारत के बाहर है, इंडिया में विजिट के लिए आता है प्रीवियस ईयर में, हैविंग टोटल इनकम अदर फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जिसकी टोटल इनकम, जिसकी कुल आय फॉरेन सोर्सेज को छोड़कर, मतलब जिसकी इंडियन इनकम एक्सीडिंग 15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या करोगे, 60 दिन के स्थान पर 120 दिन पड़ा जाएगा, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कौन सी कंडीशन, केवल और केवल बी पॉइंट की फर्स्ट कंडीशन, बी पॉइंट में भी दो चीज़ें हैं ना, आपको याद है, तो वो फर्स्ट चीज़ 60 जो होगा वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा 120 की जगह, जैसे इनकम 15 लाख से ज़्यादा हुई। क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने जैसे ये अमेंडमेंट करने का उद्देश्य देखिए, इन संशोधनों द्वारा गवर्नमेंट अपना टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहती है एक्चुअल में, ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। क्लियर। ये मैंने सेक्शन 61A लिख दिया है एक बार की वापस से, जो मैंने आपको समझाया था। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस हमें बताते हैं कि इन सर्टेन केसेस बेसिक कंडीशन बी ऑफ सेक्शन 6 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब बात करें बेसिक कंडीशन बी की, वही 60 दिन वाली और 365 दिन वाली जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, तो वो कब एप्लीकेबल नहीं होगी, कुछ कंडीशंस में, जिसमें फर्स्ट कंडीशन तो हमने देखी थी, इफ़ ही लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से भारत छोड़कर गया है, तो फिर उसके पास में कंडीशन ए ही उसको अवेलेबल होगी, यानी कि 182 डेज़ वाली, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी है। ठीक है, उसके पास बी नंबर वाली कोई कंडीशन नहीं होगी। सेकंड है, इफ़ ही लीव्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, अगर वो इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में भारत छोड़ता है, वाइल कंप्यूटिंग स्टे इन इंडिया द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। ये इतना ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना सा लिखिए कि ये इसमें थोड़ा डीप में हो जाएगा, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर वो व्यक्ति क्रू मेंबर के रूप में भारतीय शिप में है, तो उस व्यक्ति के लिए भी कंडीशन बी एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको केवल ऑप्शन ए अवेलेबल होगा बेसिक कंडीशन का। ओके, ठीक है। आगे जो मैंने लिखा है वो फॉर्मेलिटीज़ है, वो आपको बाद में CS में इनमें काम आती है, LLB में आपको इतना डीप में लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये बेसिक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, सेकंड चीज़ हो गई, दो कंडीशन पहली एक हमने पहले पढ़ ली, जहाँ पर उसको ऑप्शन बी अवेलेबल नहीं होगा बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 का, और दूसरी कंडीशन ये, इफ़ ही लीव्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीइंग अ PIO, अगर वो व्यक्ति PIO है, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया, जो भारत के बाहर रहता है, मतलब PIO है, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं मगर विजिट के लिए इंडिया में आते हैं, तब भी कंडीशन बी उन पर लागू नहीं होगी, उनको ऑप्शन वो बी अवेलेबल होगा ही नहीं, उनके पास केवल वो 182 दिन वाला ऑप्शन है, कंडीशन ए, बेसिक कंडीशन ए। ठीक है, सो इन केस अबाउ मेंशन्ड इंडिविजुअल्स ओनली बेसिक कंडीशन ए इज एप्लीकेबल। ठीक है, जो कौन सी कंडीशन है, दैट इज कंडीशन ऑफ 182 डेज, जो कंडीशन 182 दिन वाली थी, हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, वो क्लियर। अब ये तो हुआ हमारा इंडिविजुअल का कंप्लीट आज। अब हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, जिसके बारे में प्रोविज़न कर रखा है आपका सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, तो इंडिविजुअल का काफ़ी बड़ा था, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझा दिया, आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे HUF की, तो HUF भी वैसे तो लगभग देखा जाए तो इंडिविजुअल जैसा ही है, बस थोड़ा कुछ चेंजेस है इसमें, तो उसे हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली यही देखना होता है, जब अगर हम HUF की बात करें, तो HUF का बिजनेस कहाँ से कंट्रोल एवं मैनेज किया जाता है, क्या देखना है आपको कि जो हिंदू अविभाजित परिवार है उसका व्यवसाय कहाँ से नियंत्रित हो रहा है, कहाँ से उसका प्रबंध देखा जाता है। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की दृष्टि से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF अफेयर इज, देखिए, फर्स्ट सिचुएटेड होली और पार्शली इन इंडिया, अगर वो पूर्ण तरीके से या पार्शली आंशिक रूप से भारत में है, तो ऐसी HUF क्या कहलाएगी, रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर वो सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया है, तो उसका स्टेटस क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया।
ये सिंपल सा है। अ रेजिडेंट HUF बिकम्स नॉट ऑर्डिनल रेजिडेंट ऑफ इफ कर्ता और मैनेजर। देखिए एक रेजिडेंट HUF नॉट ऑर्डिनल रेजिडेंट बन सकती है ना। अ रेजिडेंट HUF बिकम्स नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि ये भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंडीशन में आ सकती है। इफ कर्ता और मैनेजर, अगर कर्ता या मैनेजर एडिशनल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो, ठीक है। एडिशनल कंडीशंस हमने पढ़ी है अभी जस्ट इंडिविजुअल वाले लेक्चर में, ABCD हमने सब चीज़ें पढ़ी ना वहाँ पे एडिशनल कंडीशंस की। तो एडिशनल कंडीशंस में से अगर ये कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देता है दोनों, तो यहाँ पर HUF का स्टेटस कैसा हो जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब बात आती है ये एडिशनल कंडीशंस, तो HUF खुद तो कर नहीं सकते, तो HUF की तरफ से कौन करेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कर्ता और मैनेजर। तो ये एडिशनल कंडीशन कर्ता और मैनेजर ही कंप्लीट करता है। क्लियर। HUF तो कर नहीं करता ना, कर्ता और मैनेजर, क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस सिंपल सा HUF के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन्स। हमने इंडिविजुअल भी देख लिया, हमने HUF भी देख लिया, लगभग वो दोनों एक जैसे थे। अब हम बात करेंगे अदर पर्सन्स की। अदर्स पर्सन्स को हम यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हम लेते हैं पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI और एनी अदर। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक तरफ हम रखते हैं कंपनी और कॉरपोरेशंस को। तो अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, तो हम ये देखेंगे कि इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है, HUF की तरह, है ना। तो अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्शली इन इंडिया, अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली और पार्शली इंडिया में होगा, तो ये कौन कैसे होंगे, रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर इनका, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर इनका पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, इनका अगर होली और पार्शली जो इनका बिजनेस अफेयर्स है इनके, अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली इन इंडिया है, तो ये क्या कहलाएंगे, इट बिकम्स रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, तो ये कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, वैसे तो देखा जाए तो ये कैटेगरी जो है ये HUF के समान नहीं है, केवल इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब HUF के समान ही है, बाकी सब चीज़ें देखिए HUF में भी हमने ये सब चीज़ें देखी थी ना, तो ये HUF के समान ही है, केवल इनमें एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि यहाँ पर RNOR जैसी कोई कंडीशन नहीं होती है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कैटेगरी यहाँ इनकी नहीं होगी जो HUF में होती थी। यहाँ सिर्फ दो ही कैटेगरी होगी, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। और जब स्टार्टिंग में आप ध्यान करिए कि अगर जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको कैटेगराइज करवाया था एक चार्ट बनाकर, तब जो अदर पर्सन्स थे उनमें केवल दो ही कंडीशन थी, याद करिए, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। जबकि HUF और इंडिविजुअल में तीन कंडीशंस थी, तीन स्थितियाँ थी। ठीक है, अच्छा अब आइए इस तरफ कंपनी की बात हम लोग कर लेते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी के बारे में देखा जाएगा कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि कहाँ से कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ से काम कर रहा है। हेयर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर मेड, मतलब जहाँ पर कंपनी का प्रमुख प्रबंध हो, जहाँ से कंपनी के कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हो, वो है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जनरली व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं जहाँ कंपनी का CEO। क्लियर। अगर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है देन कंपनी विल बिकम रेजिडेंट इन इंडिया, और अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो देन इट विल बिकम नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर हो गई बात। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको, एन इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई भारतीय कंपनी है तो वो हमेशा ही रेजिडेंट इन इंडिया होगी, चाहे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया ही हो, बिकॉज वो कैसी है, इंडियन कंपनी है, वो भारतीय कंपनी है और भारतीय कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गई बात।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन्स का टॉपिक का अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आज का लेक्चर देखा, इससे पहले वाले लेक्चर पे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो 2 लेक्चर्स में हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉलेज में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।